तो आज का जो क्लास है वो क्या है कि अपन ने बैलेंस शीट पढ़ा, कंप्लीट कर लिया। बैलेंस शीट पी एंड एल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन ने पढ़ लिया, चैप्टर 1। ठीक है। और उसी में मैंने आपको बताया था कि जो साल भर का एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है जिसको एनुअल रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो हम आज यही एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी बनाया हुआ है उसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब अपन जो भी पढ़ रहे हैं, अपन जो आप लोग बैलेंस शीट पी एंड एल पढ़े हो, वही चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और आपके स्कूल में असाइनमेंट भी दिया जाएगा। अभी मेरे ख्याल से कुछ कुछ स्कूल में दे भी दिए होंगे, या अभी जब स्कूल रीओपन होगा असाइनमेंट दिया जाएगा। बोलेंगे किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप असाइनमेंट बनाओ, तो उसमें भी ये चीज आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्कूल में जो असाइनमेंट देंगे, है ना, जो प्रैक्टिकल्स जो होता है उसके लिए, उसका तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं पहले से। ठीक है, और यहाँ पे भी एक असाइनमेंट होगा। ठीक है, इस वीक में या नेक्स्ट वीक के एंड तक का अपन जो है क्या करने वाले हैं कि ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, 2 या 3 4 लोग का ग्रुप बनाएंगे, और उन ग्रुप को एक कंपनी दिया जाएगा जिसको उनको एक्सप्लेन करना रहेगा। जैसे मैं आज अभी एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उनको आपको नोट डाउन करना है। हर कंपनी जो है मैं आपको दूंगा, उसको आपको स्टडी करके यहाँ पे एक्सप्लेन करना, समझाना, ये है काम। ठीक है, तो आज अपन क्या करने वाले हैं, एक कंपनी जो है, ये जो कंपनी है, क्या कंपनी है, कंपनी का नाम तो आपको समझ में आ गया, क्या है, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प, मैंने हीरो मोटोकॉर्प चुना है। अभी आप सभी के लिए मैं ही कंपनी सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और मैं ही उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ना है अभी तो मैं लिखवाऊंगा ही। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स में आपको ध्यान देना है, और उस दिन जो है प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो ये इस वीक या नेक्स्ट वीक के एंड तक का हमारा ये प्लान है। जब रेशियोज भी अपन कंप्लीट कर लेंगे तब जो है ये आप करोगे। ठीक है, सभी लोग। ठीक है, तो टीम बना के आपको एक ग्रुप प्रेजेंटेशन यहाँ पे देना रहेगा। ठीक है, कंपनी के बारे में। तो ये अपन का काम है। ठीक है, तो देखते हैं एनुअल रिपोर्ट दिखता कैसा है, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज होते हैं, आज अपन उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो क्या है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, कंटेंट्स दिया हुआ है। कंटेंट्स में क्या क्या है, एक एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है अपन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या बता रहा है यहाँ पे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है भाई, कॉर्पोरेट ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन, कंपनी क्या करता है, ठीक है, कंपनी कैसे काम कर रहा है वो सब बताएगा, जिसमें आवर वैल्यू क्रिएशन अप्रोच। वैल्यू क्रिएशन मतलब हम एज अ कंपनी कैसे लोगों के लिए बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे ये लोग बताएंगे। फिर क्या है, परफॉर्मेंस हाइलाइट्स। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स मतलब कंपनी ने क्या क्या चीजें अभी तक अचीव किया है, कितने यूनिट बेचता है, क्या मार्केट शेयर है, वो सब चीजें यहाँ पे बताएंगे, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सब चीजें। ईएसजी टारगेट्स एंड हाईलाइट। ईएसजी मतलब होता है क्या, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, तो उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, कंपनी कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम करता है। ठीक है, कंपनी में गवर्नेंस कितना अच्छा है। गवर्नेंस मतलब ओवरऑल जो काम है ना, विदाउट चीटिंग जो हो रहा है, या फिर जो धांधली कुछ गलत काम जो है कंपनी में नहीं हो रहा है, वो सब चीजों के बारे में बताएंगे। फिर क्या है, चेयरमैन का मैसेज। चेयरमैन जो है उसका क्या कहना है कंपनी के बारे में या आगे फ्यूचर के बारे में, वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ जो है वो क्या बोलता है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अबाउट में क्या है, कंपनी एट अ ग्लांस। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोल रहा है, क्या होता है पोर्टफोलियो का मतलब, क्या होता है, कोई बताएगा क्या, पोर्टफोलियो क्या होता है। नहीं, कोई गैस, और कोई गैस, पोर्टफोलियो। नहीं, कोई बताना चाहे, गैस बताना चाह रहे हो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलो ठीक, गलत है वो सब, आंसर आपकी गलत है। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। आप लोग सब सब्जी लेने गए हो कभी, सब्जी लेने गए, कौन कौन गया भाई सब्जी लेने, सब्जी, सब्जी लेने, दुकान, बाजार नहीं, दुकान बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल सब्जी दुकान होता है, गए हो आप लोग सब, ठीक है। तो जब दुकान जाते हो, है ना, वहां पे सिर्फ एक ही सब्जी मिलता है या बहुत सारे सब्जी मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जी मिलता है। ठीक है, तो उस दुकान का वो पोर्टफोलियो है, उस दुकान का
उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसके पास ये सारे आइटम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हीरो मोटोकॉर्प का क्या, कितने सारे प्रोडक्ट्स है, कितने सारे मॉडल्स है, वो सब यहाँ पे बताएगा। पोर्टफोलियो मतलब समझ में आ रहा है कि आपका आप किस किस एरिया में हो, है ना, ये बताया जाता है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स है वो लोग इस टर्म को यूज करते हैं, ठीक है, कि हमारा पोर्टफोलियो, हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पोर्टफोलियो कैसा है, तो वो भी बताया जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब आप किस किस अलग अलग कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो बताया जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जनरली शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही रिलेट करके पढ़ा जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समझ में याद रहेगा सभी को, अगले बार सब्जी दुकान जाओगे तो उसको बता देना ये आपका पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, इतने सारे आइटम आप बेचते हो, ठीक। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस भाई, कि कहाँ कहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस, हम कितने हमारे शोरूम्स है, नेटवर्क्स है, वो बता रहा है कंपनी के बारे में। इन्वेस्टमेंट केस, इन्वेस्टमेंट केस इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करोगे, उसका रीजन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट केस, हमारा कंपनी कितना बढ़िया काम कर रहा है जिससे आप अगर हमारे कंपनी में पैसे लगाओगे तो आपका पैसा बढ़ेगा कितना या कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। फिर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, लीडरशिप टीम में कौन कौन लोग होंगे, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू, वही है कि हाइलाइट्स जो यहाँ पे था ऊपर, वही है परफॉर्मेंस रिव्यू। ऑपरेशनल रिव्यू, कंपनी कैसे काम कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प एक एमएनसी है, एमएनसी फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी काम करता है, तो इंडिया के बाहर का बिजनेस का जो है प्रोग्राम वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। हार्ली डेविडसन बिजनेस अपडेट, हार्ली डेविडसन के साथ इनका कोई कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स हीरो मोटो स्पोर्ट्स टीम रैली, ठीक है। हीरो मोटो कप का एक और भी एरिया है जो अपन सब नहीं जानते, वो है ये लोग रैलीज कराते हैं। रैलीज मतलब जो सबसे अगर आप लोग कोई भी बाइक एंथुजियास्ट हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ना, एक होता है क्रॉस कंट्री रैलीज होते हैं, जैसे मैराथन वगैरह सुने आप लोग, दौड़ते हैं जिसमें, है ना, तो वैसे ही बाइक्स का भी मैराथन समझो, ठीक है। सबसे उसमें हाईएस्ट टफेस्ट रैली जो होता है डाकर रैली, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, है ना, डेजर्ट एरिया होता है, वहां पे आपको गाड़ी चलाना होता है, ठीक है। 4-7 दिन का कुछ ये रैली रहता है, जो भी मतलब कंप्लीट करता है वो मतलब जीत गया समझो, कंप्लीट बस करे, क्योंकि लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो हीरो जो है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, और हमारे देश में एक स्पोर्ट्स पर्सन है, CS संतोष है उनका नाम, ठीक है, वो हीरो के लिए वो राइड करते हैं, ठीक है। दाकर रैली में उन्होंने किया है, आप लोग पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है दाकर रैली करके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपको वीडियोस वगैरह भी उसमें दिखेंगे, ठीक है, यूट्यूब में। खैर, तो वो भी इनका काम है, उसके बारे में बताएंगे। की ड्राइवर्स भाई, कंपनी को चलाने का क्या क्या मेन चीजें हैं वो बता रहा है, जैसे प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप इनोवेशन, हम कितना इनोवेशन करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मोबिलिटी मतलब, सस्टेनेबल मतलब कोई बताएगा क्या, सस्टेनेबल, 12th CBSE इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, सस्टेनेबल का मतलब, ठीक है, फेयर इनफ, है ना। ऐसे तरीके से, इस तरीके से यूज करना कोई भी रिसोर्स को जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और भविष्य में भी उसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टॉक है वो बचे रहे। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल या फ्यूल जो अपन यूज कर रहे हैं, मुझे बताओ क्या ये सस्टेनेबल है क्या, क्या ये अनंत काल तक रहेगा क्या पेट्रोल, नहीं भाई, कुछ ही साल बचा है, और तो बहुत ज्यादा है नहीं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, ईवी की तरफ अपन जा रहे हैं, क्योंकि ईवी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सस्टेनेबल है। पेट्रोल जो एक फॉसिल है उससे तो सस्टेनेबल है, क्योंकि आप सोलार से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल है, तो वही बता रहा है सस्टेनेबल के बारे में। प्रोक्योरमेंट, कहाँ कहाँ से आप चीजें खरीदते हो, वो सब चीज के बारे में बताएगा। ESG रिव्यू, वही है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस के बारे में। फिर एक इंपॉर्टेंट एरिया आता है MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, इसमें कंपनी जो है बताएगा अपने बारे में कि कंपनी किस पोजीशन में अभी खड़ा है, क्या उसका गोल है, ये सब चीजें बताएगा। बोर्ड रिपोर्ट, और आखिरी में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो अपन एक बार पूरा एनुअल रिपोर्ट को ओवरव्यू अभी अपन
करेंगे ध्यान से, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें जो है यहाँ पे अपन देखेंगे, बहुत पहली बार जो अपन यहाँ पे अपने को देखने सीखने मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ की पॉइंट्स जिसको आपको लिखना है, ताकि जो आप जो असाइनमेंट बनाओगे उसमें ये एरियाज को आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये चीज है। अब बता रहा देखो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, हीरो के अभी 12 प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं बता रहा है। ठीक है, और ये बाइक है इनका एक्सपल्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहला चीज क्या है, कोई भी कंपनी का विजन और मिशन। ठीक है, विजन और मिशन क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है, और कंपनी ये बताता ही है। ठीक है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज मिशन, कोई बताएगा क्या? हाँ, और मिशन करना ही है। और कोई आइडिया? हम्म, ठीक है, फेयर इनफ। देखो हर कंपनी का ना विजन और मिशन होता है। ठीक है, विजन मतलब व्हाट दे वांट टू बी। ठीक है, क्या वो बनना चाह रहे हैं, क्या अपने आप को वो क्या प्रोजेक्ट करते हैं बाहर लोगों के लिए। ठीक है, दैट इज विजन। और मिशन मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज मिशन। तो क्या बता रहा है, विजन क्या है, बी द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, जो अपन जो गाड़ी जो ये हो रहा है मोबिलिटी, जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो उसमें सबसे एडवांस वर्जन वही लोग बनना चाह रहे हैं, ये इनका विजन है, फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। और क्या बोल रहे हैं, मिशन क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं और इंस्पायर भी कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट मतलब इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट ये लोग ला रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे हीरो, पहले हीरो होंडा के साथ कोलैबोरेशन में था, जॉइंट वेंचर था, अब वो लोग अलग हो गए, इसलिए हीरो मोटोकॉप बन गया। अब ये लोग हार्ली डेविडसन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इनका मिशन, ये सब चीजें दिक्कत है। अच्छा, ये एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये पैशन। पैशन का मतलब पता है ना सबको, पैशन क्या होता है, बाइक। पैशन मतलब, करेक्ट, फेयर इनफ, इंटरेस्ट है ना, पैशन मतलब इंटरेस्ट होता है भाई, व्हाट यू डिजायर टू डू। ठीक है, दैट इज पैशन। ठीक है, फिर उसके बाजू में क्या वर्ड है, इंटीग्रिटी। इसका मतलब कोई बताएगा क्या? ऐसे ही मतलब, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे डिस्कशन से, बस ऐसे ही, क्योंकि आप लोग 12th इंग्लिश मीडियम में पढ़ ली हो तो मैं बोला थोड़ा पूछ लेता हूँ, इंटीग्रिटी का मतलब अगर। नहीं, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं है। कोई गैस नहीं? अच्छा ठीक है, हॉनेस्टी जानते हो? हॉनेस्टी जानते हो क्या होता है हॉनेस्टी? ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है। तो हॉनेस्टी का बड़ा भाई है इंटीग्रिटी। ठीक है, ऐसे ही समझना, हॉनेस्टी का बड़ा भाई इंटीग्रिटी। हॉनेस्टी मतलब, जब आपको, जब मान के चलो आप एक ऐसे एरिया में हो, है ना, जहाँ पे आप कोई चीज गलत कर सकते हो और वो गलत पकड़ा जाएगा, आपको पता है कि अगर यहाँ चीटिंग करूंगा तो शायद मैं पकड़ा जाऊं, उस टाइम पे आप बोलते हो नहीं नहीं यार मेरे को नहीं करना है, ये गलत है, वो क्या है, हॉनेस्टी है। और जहां पे कोई काम गलत कर सकते हो और आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंट है कि कभी जीवन में किसी को पता नहीं चलने वाला है, ऐसा चीटिंग आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो जो कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप वहां पे गलत काम नहीं करते हो, दैट इज इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी क्या है, जब आपको थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा ये मतलब फेयर ये नॉलेज है कि हो सकता है बाद में कहीं पकड़ा जाऊं, उसके लिए आप ऑनेस्ट हो। लेकिन इंटीग्रिटी मतलब आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है कि किसी को कभी जीवन में पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो कॉन्साइस रहेगा, है ना, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, वो बोलेगा गलत कर रहा है बेटा यार, ये गलत है ये, है ना, दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, खैर बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो भाई, क्या है, परफॉर्मेंस हाइलाइट्स बता रहा है। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स में क्या बता रहा है, पहला चीज, रेवेन्यू कितना है इनका, रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है, 40,000 करोड़। ठीक है, 40,000 करोड़ का सेल्स है इनका। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है,
4,000 करोड़ 4,610 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। लगभग लगभग कितना परसेंट? लगभग 10-11% समझ लो प्रॉफिट ये कमाता है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये परसेंटेज एरो मार्क YOY लिखा है, ये क्या है? कोई आइडिया क्या है भाई? क्या बोलता है? ये कुछ समझ में आ रहा है क्या ये? नहीं, गेस। हाँ करेक्ट है ना, पिछले साल जो है उससे कितना परसेंट जो है ज्यादा हुआ है। करेक्ट गेस किए, बहुत बढ़िया। ठीक है, YOY मतलब होता है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, पिछले साल से 16% प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले साल से सेल्स कितना बढ़ा है? 8% सेल्स बढ़ा है। कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट, सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं? 13,000 करोड़ रुपया जो है सरकार को टैक्स दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। फिर क्या है? एबिडा, एबिडा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो एबिडा जो है वो 5800 करोड़ कुछ बता रहा है। ठीक है, ये कंपनी का परफॉर्मेंस हाइलाइट्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी, जैसे आपको मैं कोई भी और भी कंपनी का असाइनमेंट दूंगा तो आपको क्या करना है? आपको परफॉर्मेंस हाइलाइट्स पहले बताना है। तो लिख लो इस बात को, परफॉर्मेंस हाइलाइट्स जो है ये हमारे असाइनमेंट का पार्ट होगा। बताएंगे कैसे करना है, बताएंगे। ठीक है, हाँ अभी लिख लो, अभी देता हूँ मैं, अभी लिख लो ना कहीं पे, देता हूँ फिर दे दूंगा, आज में ही दे दूंगा। थैंक यू। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स। हम्म हम्म, लास्ट पेज में कहीं पे भी लिख सकते हो असाइनमेंट। असाइनमेंट में सबसे पहला चीज हम क्या बताएंगे? अच्छा सॉरी, परफॉर्मेंस हाइलाइट से पहले विजन मिशन, सॉरी, परफॉर्मेंस हाइलाइट से पहले फर्स्ट नंबर में आएगा विजन और मिशन। कंपनी का विजन और मिशन क्या है वो बताएंगे आप लोग, उसके बाद परफॉर्मेंस हाइलाइट। ठीक है, चलो बंद कर दो, कॉपी कॉपी का कोई काम नहीं है वैसे। डन। देखो कितना यूनिट्स बेचा है ये बता रहा है, कितने यूनिट्स बेचा है ये? 5.9 MN मतलब मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, तो कितना हो गया ये? अराउंड 59 लैक्स जो है ये सेल किया है। यूनिट्स मतलब 59 लाख गाड़ी जो है ये बेचा है। ठीक है, ये बता रहा है। ये सब मैट्रिक भी इंपॉर्टेंट होता है। ये ESG कोई मतलब का नहीं है वैसे, एक बार देख सकते हैं। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अक्रॉस ऑल फैसिलिटीज, है ना? 100% मतलब जीरो वेस्ट, मतलब वेस्ट ये लोग बिल्कुल ट्रीट कर देते हैं, वेस्ट को बाहर पोल्यूट नहीं कर रहे, 100% हासिल कर लिए हैं। वाटर पॉजिटिविटी मतलब वाटर को शायद पोल्यूट नहीं कर रहे, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, हाँ हाँ 50%, 500% अचीव कर रहे तो अच्छी बात है। वाटर पॉजिटिविटी, हाँ सच ही है भाई, अरे झूठ थोड़ी लिखेंगे इसमें। एनुअल रिपोर्ट में इतने सारे शेयर होल्डर पूरे ग्लोबल लेवल पे आप कोई चीज बता रहे हो तो सच ही बताओगे ना भाई, गलत नहीं बताओगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ इंटीग्रिटी वाला मामला, हो सकता है ऑनेस्टी वाला मामला, लेकिन जनरली सच ही रहेगा। प्रोडक्ट रिसाइक्लेबिलिटी मतलब क्या है? आपका जो पूरा प्रोडक्ट है उसको कितना परसेंट आप रिसाइकल कर सकते हो? 95% रिसाइकलेबल, बस 5% ऐसा है जो कि आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो, वो प्योर वेस्ट जो है आप अर्थ को दे रहे हो। ठीक है, तो 100% इनका टारगेट हो सकता है, तो 95% अचीव किए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, फिर कार्बन न्यूट्रलिटी, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कार्बन न्यूट्रलिटी? कोई ये वर्ड सुना है क्या? कार्बन, कार्बन क्रेडिट ऐसा कुछ, कार्बन, कार्बन कॉपी सुने हो? कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है सुनना। कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो पोल्यूशन भी करेगा कि नहीं करेगा? पोल्यूशन होगा ही होगा, नेचुरल सा बात है, पोल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन जितना पोल्यूशन आप कर रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, तो कंपनी अपने लिए टारगेट बनाता है जितने का मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा हूँ उतने का मैं ऑक्सीजन जनरेट करूं। ठीक है, उतने का मैं जो है प्लांटेशन करूं। ठीक है, या फिर जिस भी तरीके से, या अपने जो पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन जो है उसको कम से कम करूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रलिटी, कि कार्बन मतलब आप बिल्कुल भी जो है एमिशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल मतलब आप पॉजिटिव हो, मतलब आप पोल्यूशन नहीं कर रहे हो।
ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस को अपन बोलेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? तो अचीव कर दिए, बोल रहा है क्या, वी अचीव्ड 45% प्रोग्रेस टुवर्ड्स आवर गोल ऑफ 100% स्कोप 1 स्कोप 2 कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशंस बाय 2030। तो अभी कार्बन न्यूट्रल ये कंपनी हुआ नहीं है, बोल रहा है 2030 तक हम हो जाएंगे। ठीक है, और 45% के प्रोग्रेस पे अपन चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे से करो। फिर ग्रीन डीलरशिप वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमको लेना देनी है। ये अंकल है इनके चेयरमैन। ठीक है, क्या हो गया, पवन मुंजल है इनका नाम। ये इनका जो भी एनालिसिस है वो बताया जा रहा है। ये लोग पहले देश में और पूरे ग्लोबल एरिया में क्या क्या चीजें चल रहे हैं, ट्रेंड्स, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अपन बीएसटी में आप लोग पढ़े हो ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो टॉप लेवल का काम है ये। ठीक है, तो ये चेयरमैन है, चेयरमैन क्या क्या चीज है, तो ये भी आपको लिखना है, प्लीज लिख लो। चेयरमैन मैसेज रीड करना है। चेयरमैन क्या समझता है, कंपनी को किस लेवल पे लेकर जाना चाहता है, उसके बारे में अपने को जानना है। चेयरमैन्स मैसेज, चेयरमैन्स मैसेज को रीड करना है। ठीक है, ठीक है, तो चेयरमैन क्या क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है। बोल रहा है फॉर 24 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब पिछले 24 सालों से वी हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मोटरसाइकिल है हम, हीरो। ठीक है, और बता रहा है विद ओवर 124 मिलियन कस्टमर अक्रॉस 48 कंट्रीज। और ये मोदी अंकल का नाम लेके कुछ बता रहा है कि जीडीपी का फोरकास्ट क्या है देश का, और हम उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब चीजें बता रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात इनका रहता है, बात करते हैं ये लोग। फिर चेयरमैन बहुत सारा चीज बताता है, यही ये देखो, जो चेयरमैन जो बताता है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को जानने के लिए। ठीक है, कि उनका जो सबसे टॉप बॉस है वो क्या सोचता है भाई। अगर वो कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है, तो बेकार कंपनी है, सड़ा कंपनी है। लेकिन उसका जो थॉट है उसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स आएंगे। अगर मैं अपने कंपनी के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं क्या सोचता हूँ वो नहीं बताऊंगा, तो क्या शेयर होल्डर आएंगे क्या मेरे पास? नहीं आएंगे। तो चेयरमैन मैसेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ है ये कंपनी के, क्या है इनका नाम, विक्रम एस कसबेकर कुछ नाम है इनका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, इनका भी कुछ कुछ कहना है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये सब चीजें बता रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग को रीड करना है, लिखो सीईओ मैसेज, सीईओ मैसेज रीड करना है। ठीक है, फिर देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये सब क्या करना अपने को, कितने गाड़ी है, क्या क्या गाड़ी है, ये सब से अपने कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सब गाड़ी है इसके, मैं कोई सा नहीं ले रहा हूँ। ये लोग आ गया बड़े बड़े गाड़ी, हार्ली डेविडसन। नंबर अच्छे नहीं है तो घर वाले ये ले सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, फिर क्या है अगला, मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस, कि हमारे देश में किस किस लोकेशन में ये इनका प्लांट है वो अपन देख लेते हैं एक बार, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे भाई। पहला कहाँ पे, गुरुग्राम पे है, 1997 पे। एनुअल कैपेसिटी 2.1 मिलियन व्हीकल्स एक साल में बनाते हैं ये लोग इस प्लांट में। फिर क्या है, हरिद्वार में है, 2.7 मिलियन कैपेसिटी। नीम राना राजस्थान में है, 2014 में बना है, 0.8 छोटा फैक्ट्री है। फिर क्या है, धरुआ, धरुआ रहा कुछ, क्या तो नाम है, हरियाणा में है, 2.1 मिलियन कैपेसिटी। हलोल गुजरात में है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 1.4 मिलियन कैपेसिटी। और कहाँ पे है भाई, बांग्लादेश और कोलंबिया में भी है, 80,000 और 50, 1.5 लाख का कैपेसिटी। और
R&D फैसिलिटीज, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं? एक है जयपुर में और दूसरा है आपका जर्मनी म्यूनिक में, ठीक है। यहाँ पे ये लोग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये ये क्या है? ग्लोबल पार्ट्स सेंटर है। ये क्या है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ग्लोबल पार्ट्स वगैरह, जैसे हार्ली डेविडसन की बाइक्स यहाँ पे बिकेंगे तो उसके पार्ट्स वगैरह यहाँ पे रखेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये भी है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस हो गया। फिर ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस, ठीक है। किस किस कैसे कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना, कितने आपके कंट्रीज में, देखो इतने सारे कंट्रीज में बता रहा है। ये सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट्स हमको ये जानना है कि कंपनी क्या वादे कर रहा है अपने शेयर होल्डर को, है ना, अपने पास रखने के लिए या पैसा उनसे लेने के लिए, क्या बोलता है, इसको रीड करते हैं, ठीक है। और आप लोग लिख लो इन्वेस्टमेंट केस जो है वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट केस, ठीक है। बनेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं बन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक व्यक्ति नहीं बन सकता, उसके लिए एक सेटअप चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे इनके कौन है सीए, वो भी देखेंगे। चलो, तो इन्वेस्टमेंट चॉइस कैसे बता रहा है, देखो क्या बोलता है। एट हीरो मोटोकॉर्प वी कंटिन्यू, दिख रहा है ना आप लोग को, है ना, वी कंटिन्यू टू ऑफर कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन अंडरपिन्ड बाय आवर रोबस्ट ग्लोबल मार्केट लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मतलब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ठीक है। फेयर इनफ, आपके पास इनफ एसेट्स है ना। लाइबिलिटीज और एसेट्स का प्रोपोर्शन बहुत बढ़िया है। कंपनी जो है खोखला कंपनी नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। फिर क्या बता रहा है, मार्क सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन प्रीमियमाइजेशन, मतलब आप जो है अब हीरो मोटोकॉर्प जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में भी काम करना स्टार्ट कर दिया बोल रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है बोल रहा है, ये सब चीजें बता रहा है। फिर बता रहा है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया क्या बता रहा है। The two-wheeler industry is on the rise. India's GDP grew at a healthy 6.5%, और क्या बता रहा है, अचीविंग कमेंडेबल 9.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट विद द होलसेल। मतलब जो इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.5 हुआ है, लेकिन टू व्हीलर में जो सेल्स हुआ है वो 9% से बढ़ा है, बता रहा है। फिर क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है रूरल डिमांड रिमेन्स अवर बैकबोन, ठीक है। मतलब हमारा जितना भी सेल्स होता है ज्यादातर हम कहाँ से सेल कर पा रहे हैं, रूरल इंडिया, ठीक है। जो आप कोई भी विलेजेस वगैरह में देखोगे वहां सबके पास एक स्प्लेंडर, नहीं तो एक ठोक है ना 100 सीसी का कोई भी हीरो का गाड़ी जरूर रहेगा। मैंने आप लोगों को पिछले साल ये भी बताया भी था। आप लोग पिछले साल एक क्लास अटेंड किए थे, उसमें मैंने बताया था चैप्टर 9 में जहां तक पढ़ रहे थे अपन इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में। तो हीरो हीरो का टैगलाइन क्या था, हीरो का टैगलाइन देश की धड़कन, ठीक है। तो वही चीज है, तो देश की धड़कन बोल के ये लोग जो है सामान बढ़िया से बेच देते हैं, ठीक है। और क्या बताया, मार्केट लीडर है भाई, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग मार्केट के लीडर है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद डोमेस्टिक आईसी मार्केट शेयर ऑफ 29.5%, मतलब ओवरऑल अगर 100 गाड़ियां बिक रही है ना, तो उसमें से 30 गाड़ियां किसकी है, हीरो की है। और इससे इनको ये मार्केट लीडर बनाते हैं, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा कोई सेल नहीं कर सकता, नहीं करता। 29.5% बता रहा है, ठीक है। और वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट फ्यूचर रेडी इनोवेशन, आगे चल के जो भविष्य में इनोवेशन है ईवी वगैरह में हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, ये बता रहा है। फिर क्या बता रहा है, वी मेड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन यूलर मोटर्स, एक कंपनी होगी जो भी यूलर मोटर नाम से, उस कंपनी को खरीदे हैं, बता रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करें, कोई कंपनी दूसरी कंपनी क्यों खरीदता है, ठीक, ब्रांड नेम, ठीक है। देखो क्या होता है ना, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। कंपनी को ग्रो करना है ना, तो दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है। दो टाइप का ग्रोथ होता है कंपनीज का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब आप सब चीज जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो,
ठीक है, हर एक चीज स्क्रैच से आप स्टार्ट करोगे और बड़ी कंपनी आप बनोगे, दैट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, मतलब आपका जो कोई कॉम्पिटिटर है जो आपके एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको खरीद लो, आपका ही हो गया वो भी। ठीक है, आपको उससे किसी टाइप का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है तो आप उस कंपनी को खरीद लो भाई। तो इन्होंने भी क्या किया, यूलर मोटर जो जो भी होगा, ये इन्होंने देखा कि भैया ये जो है इलेक्ट्रिक, यूलर मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक 3 and 4 व्हीलर कमर्शियल, तो ये लोग तो 2 व्हीलर में काम करते हैं, तो इन्होंने देखा कि 3 व्हीलर में ये बढ़िया कंपनी है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऐसे कंपनी बिल्ड करने जाए तो बहुत पैसा वगैरह लग जाएगा, अभी नहीं करते, अपन सीधा सीधा बना बनाया चीज को खरीद लेते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, और आप देखते ही हो कि जैसे अमेजोन ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, अमेजोन कंपनी जो है बाहर की कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो बाहर की कंपनी, इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट को जो है अमेजोन खरीद लिया भाई। बोला अमेजोन, बोला कि मैं फिर से इंडिया में आके अमेजोन बनाऊं, ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो बना बना उसको खरीद लेते हैं। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया, बोला मिंत्रा जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत क्या बोल सकते हैं, उसका नेटवर्क जो है बढ़ रहा है, ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा, फ्लिपकार्ट सीधा उसको खरीद लिया। बायजू आकाश वाला भी आप सुने होंगे, बायजू ने आकाश जो कंपनी उसको खरीद लिया। तो ये मर्जर एक्विजिशन चलता रहता है। ठीक है, अपने स्ट्रेटेजी अपने एडवांटेज के हिसाब से आप कंपनीज को खरीदते हो, तो हीरो ने भी क्या करा, यूलर मोटर्स को खरीद लिया बता रहा है। ठीक है, तो इससे शेयर होल्डर्स खुश होंगे कि नहीं होंगे, खरीदा है भाई, बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मैंने बताया था डिविडेंड वाला बात में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है कि भैया अगर मैं 10 करोड़ रुपया कंपनी कमाया है, 8 करोड़ में इन्वेस्ट कर दूंगा तो और पैसा बढ़ेगा, तो फिर करना चाहिए, परचेस करना चाहिए, तो वही चीज है, वो पैसे को प्रॉफिट से इन्होंने एक कंपनी खरीदा है। ठीक है, और क्या बता रहा है, प्रीमियमाइजेशन जो है उस पर काम कर रहे हैं बता रहा है। ठीक है, करो भाई, बढ़िया काम करो। फिर ये सब अंकल आंटी लोग आ गए, ये लोग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके बारे में अपन पढ़े थे। ठीक है, तो ये सब लोग है, ये है मेन आपके मुंजल साहब। ठीक है, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अंकल जो देख रहे हो ये एसबीआई के जो है चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन, एसबीआई में चेयरमैन रहे, अभी हीरो मोटोकॉर्प में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, और ये आंटी कुछ चाइनीज लग रही है ना सर? अरे भाई लोड नहीं हुआ है यार पीडीएफ यार, तुम भी यार। ठीक है, तो अब इनके बारे में बताया जा रहा है, देखो इन्होंने क्या क्या जो है किया है वो सब चीजें बता रहे हैं। ठीक है, ये देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ये इनके बारे में देखो क्या बता रहा है। ये देखो, एक मिनट इसको बड़ा करता हूं मैं। ठीक है, तो ये देखिए रजनीश कुमार जो मैंने बताया ना एसबीआई के चेयरमैन है, उनके बारे में डिटेल बता रहा है, एसबीआई में ये थे। ठीक है, 2020 तक का जो भी ये बता रहा है, और इनका जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में बता रहा है कि क्या पढ़े हैं, एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकर से जो भी इन्होंने किया है, और बाकी जो भी क्या इनका काम है बता रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बता रहा है। ठीक है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, मेरठ जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इतने बड़े कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना मतलब कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, फिर इनका भी देख लेते हैं प्रोफाइल, ये अंकल क्या किए हैं, प्रोफेसर जग मोहन सिंह राजू। ठीक है, तो क्या है ये, अभी भी प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं कहाँ पे, वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, पढ़ाते हैं, टीचर है और डायरेक्टर भी है, और इनका क्या बता रहा है, prior to that Professor Raju chaired Wharton marketing department for 6 years and currently manages Wharton relations with ISB, इंडिया का बहुत ही एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है मैं एमबीए के लिए, वो है आईएसबी। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, उसमें भी इनका मतलब योगदान है, कंट्रीब्यूशन है बता रहा है। और इनका अगर पढ़ाई का बैकग्राउंड देखे तो क्या बता रहा है भाई, पीएचडी इन बिजनेस, एमएस इन ऑपरेशन एंड एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ऐसे
लंबा चौड़ा पढ़ने वाले लोग हैं ये लोग, है ना। और बेसिकली अगर देखा जाए तो आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किए हैं और आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करे हुए, ठीक है। तो इस लेवल पे फिर अभी बैठे हैं भाई। ये कौन है? टीना। टीना दीदी जो है ये क्या करी है? टीना दीदी क्या पढ़ाई लिखाई करी, देखते हैं भाई। शी होल्ड्स बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम, जो भी है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, है ना। और मास्टर डिग्री, क्या तो बोलते हैं यार, कैसे तो प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, छोड़ो यार। ठीक है। तो और क्या है, मास्टर्स डिग्री कहाँ से है? वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ठीक है भाई, सब जो है देख रहे हो बाहर पढ़ लिख के आ रहे हैं। प्रदीप दिनोदिया सर देखो, ये है भाई हमारे सीए साहब है ना। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है एसआर डिनोडिया, ठीक। और इनका पढ़ाई क्या है देख लेते हैं। इनका पढ़ाई वैसे तो सीए ही है ये, कुछ नहीं दिया है। और अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता भाई, वो उसके लेवल को देख रहे हो, उनके लेवल को कहाँ पे बैठे हैं भाई। ठीक है। ये वसुधा दिनोदिया इनकी बेटी बेटी होगी बेचारी है, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, चॉकलेट कंपनी चलाती है चोकोला नाम से, ठीक है। और रायपुर में भी एक आउटलेट है इनका, ठीक है। रायपुर में भी आउटलेट है बता रही है, ठीक है भाई, जाएंगे कभी। हाँ। और ये कैमिली टैंग, ये जैसे चाइनीज जैसे अपन सोच रहे थे, को फाउंडर है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। हाँ ये देखो, ये क्या क्या करी है, बीए करी है इन सोशल साइंसेस और स्टैनफोर्ड, और करी है, और एमबीए करी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो अच्छा खासा ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो आप लोग को भी ऐसे अच्छा खासा पढ़ेंगे लिखेंगे तभी यहाँ तक पहुंच पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको ये भी जानना जरूरी है। क्या बोले भाई? हाँ, अरे बाप रे, अगले ही बैच। बोलता 30 साल बाद, तो मैं थोड़ा सा कन्विंस भी हो जाता, 30 साल बाद दिखाओगे सर आप। अगले बैच में तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है। ठीक है। और तीसरा वो भी है, जो इनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना, है ना, क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो भी आप रीड करोगे, क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस सर, क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। परफॉर्मेंस रिव्यू बता रहा है, देखो क्या क्या है, वही है, सेल्स वॉल्यूम कितना किए, टोटल इनकम कितना हुआ, पिछले 5 साल का कंपैरिजन करके बता रहा है। देखो पिछले 5 साल में पहले कितना कमा, 5 साल 2021 में 31,000 करोड़ था रेवेन्यू, अभी 10,000 करोड़ रुपया जो है इन्होंने बढ़ा दिया। प्रॉफिट कितना था? 29,100 करोड़, अभी 4,600 करोड़, ठीक है। तो ग्रोथ हुआ है जबरदस्त तरीके से। अर्निंग पर शेयर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। फिर रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी, एक व्यक्ति जो है अगर इस कंपनी में शेयर होल्डर रहता, पैसा उसका कितना परसेंट पैसा कमाता, मतलब इंक्रीमेंट होता, 24% का ग्रोथ होता उसको, ठीक है, अगर जो भी इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाता। ये कौन है? हमारे सीएफओ साहब है ये भी। सीएफओ साहब क्या बोलते हैं इनके बारे में देख लेते, कुछ है? नहीं है कुछ इनके बारे में नहीं दिया हुआ है। फिर क्या बता रहा है ये, ऑपरेशनल रिव्यू, अपन ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, ऑपरेशंस कैसे काम करता है क्या है, ये सब चीजें अपन को मतलब नहीं है, इतना टाइम नहीं है। ये कोई पढ़ता भी होगा कि नहीं पढ़ता होगा? कोई नहीं पढ़ता होगा, कोई नहीं पढ़ता होगा। टाइम पास कर रहे हैं इन लोग। इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं भाई। और मैंने आप लोग को 11th क्लास में ही बताया था कि एक कोर्स होता है, क्या होता है वो, इक्विटी एनालिस्ट। इक्विटी एनालिस्ट जो होता है वो पढ़ता है ये सब, ठीक है। उसका काम क्या है, इक्विटी एनालिस्ट का काम क्या है? वो जनरली इक्विटी एनालिस्ट कौन बनता है? या तो आप सीए हो, या तो आप एमबीए इन फाइनेंस हो, ठीक है। तो इक्विटी एनालिस्ट बनोगे मेरे भाई। हेलो इधर,
ठीक है, इक्विटी एनालिस्ट आप बनोगे और आपका काम क्या रहेगा, आप ऐसे कंपनीज को स्टडी करोगे, ठीक है, और इस पूरी चीज को स्टडी करोगे, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कशन करोगे और आप अपने हिसाब से इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए आप पब्लिक को बताओगे। ठीक है, ये एक होता है इक्विटी एनालिस्ट का काम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, इसको इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेगा और बताएगा ये कंपनी है, इसको शेयर इतने में खरीदना चाहिए, इतने में नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे, इक्विटी एनालिस्ट जो होते हैं वो रोल क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे आगे भविष्य में कभी। ठीक है, फिर क्या है, हार्ली डेविडसन बिजनेस अपडेट बता रहे हैं, देखना है क्या है। With the launch of market expansion of Harley, we took the bold step towards democratizing the iconic Harley experience. This mid-weight roadster, engineered for Indian roads but retained the unmistakable Harley DNA, has become a gateway for new generation riders seeking authenticity performance. ठीक है, तो वही है, तो इन्होंने कुछ शायद कोलैबोरेशन किया है ना हार्ली डेविडसन के साथ, जो भी ज्वाइंट वेंचर किया है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बता रहा है, मतलब नहीं है। रैली में देखो, मैंने बताया दाकर रैली में कितना आया हमारे को पोजीशन, 7th प्लेस फिनिश किए हैं। ठीक है, दाकर रैली में और भी अलग अलग रैलीज हुए हैं, तो उसमें भी अपन जबरदस्त काम कर रहे हैं। शायद CS संतोष का नाम आएगा यहाँ पे कहीं, नहीं है। ठीक है, वही खैर इनके वो थे, राइडर थे, CS संतोष नहीं है। ठीक है, छोड़ो। फिर इनोवेशन वगैरह की बात अभी अपन को नहीं करना है, अभी अपन सीधा अपने एरिया में चलते हैं जो कि फाइनेंस। ठीक है, और क्या है, सस्टेनेबल मोबिलिटी, छोड़ दो इसको। ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, नहीं मतलब, और क्या है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, सोशल कम्युनिटी, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी जो है इतना पैसा कमाता है तो वो कितना सोसाइटी के लिए खर्च करता है, वो सब चीजें यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। देखो, ट्री प्लांटेशन मेंटेनेंस कर रहे हैं लोग, ठीक है, और क्या क्या चीजें कर रहे हैं उसके बारे में बताया हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका भी एरिया, इसको भी आप लिख लो यार। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी करते हैं, क्या क्या चीज कर रहे हैं, बस वो अपने को लिखना है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एरियाज, क्या क्या चीजों में ये लोग काम कर रहे हैं वो अपने को जानना है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े हो ना पिछले साल, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर, हाँ याद है ना। तो ये देखो, वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, है ना, ये देखो, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। क्या बोल रहे हो, कुछ बताओ, ऐसा कोई चीज मैं मिस कर रहा हूँ जो हंसी मजाक वाला बात है तो बताओ, नहीं रहने दो अब। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, अब ये आ गया हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको लिखो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें ओवरऑल वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पे क्या क्या जो है वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ग्लोबल ग्रोथ was steady through 2024 and IMF forecasting GDP to increase by 2.8%, पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है वो 2.8% से ग्रो होगा बता रहे हैं, और हमारा 6.5% कुछ का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है कि एक नॉर्मल एवरेज तरीके से जो है देश में इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। मुझे बताओ, इन्फ्लेशन से कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सेल्स होगा क्या, सेल्स नहीं होगा भाई, क्योंकि जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें ज्यादातर पैसा उनके डेली नीड्स में ही चले जा रहे हैं, है ना। फूड प्राइसेस अगर बढ़ जाए, है ना, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाए, तो लोग बाइक खरीदने के लिए सोचेंगे क्या, नहीं सोच पाएंगे। तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कंपनी को समझने के लिए। फिर इंडियन इकोनॉमी का हाल क्या है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फिर इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, टू व्हीलर सेगमेंट एज अ होल के बारे में यहाँ पे बता रहा है।
यहाँ पे बता रहा है, देखो इन्होंने इनका जो वॉल्यूम्स है वो बता रहा है क्या, मोटरसाइकिल, आईसी स्कूटर, ईवी और मोपेड्स, इसमें ये क्वांटिटी में जो है सेल होता है, ये बता रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है, ये पूरा अपने को पढ़ना है, ठीक है ना, कि ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रेंड्स क्या चल रहा है, लोग किस टाइप का जो है प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। ईवी पेनिट्रेशन, बाकी ये छोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखो, डोमेस्टिक सेल्स 5.5 मिलियन यूनिट्स डोमेस्टिक सेल्स, और यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट शेयर कितना है, 29.5% डोमेस्टिक मार्केट शेयर, और डोमेस्टिक मोटरसाइकिल मार्केट शेयर कितना है, 42.6%। तो क्या बोल रहा है कि हीरो के जैसा, हीरो जो मोपेड्स बनाता है, स्कूटी और मोटरसाइकिल सभी जो बनाता है, उसमें सभी में 29.5% का मार्केट शेयर है, लेकिन मोटरसाइकिल सेगमेंट में कितना है, 42% का मार्केट शेयर। 100 मोटरसाइकिल बिक रही है तो उसमें 42 जो है वो हीरो की गाड़ी, ठीक है। और उसमें भी देखो यहाँ पे बता रहा है कि इन लोगों का किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा काम इनका है। एंट्री सेगमेंट जो सबसे छोटे गाड़ी उसमें नहीं है, 125 सीसी में भी कम है, स्कूटर सेगमेंट कम है, 100 सीसी जो डीलक्स सेगमेंट है, 100 सीसी के जो बाइक है सबसे ज्यादा उस पे इनका है ना सेल होता है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और प्रीमियम सेगमेंट में बहुत कम है, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट जो है डोमिनेट कौन करता है, आपका रॉयल एनफील्ड जो है वो डोमिनेट करता है, और लगभग बजाज भी थोड़ा बहुत जो है आ रहा है उसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया था। फिर देखो कि ये देखो, आपने ये पढ़ा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, आपने पढ़ा है ना, एसपीएल। एसपीएल में क्या क्या रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम, दिख रहा है सबको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये बता रहे हैं, और की फाइनेंशियल रेशियोज, ये जितने भी रेशियोज आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब आप पढ़ने वाले हो बुक 3 में, अभी चैप्टर 4 में ये सब रेशियोज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे रेशियोज हमारा कंप्लीट होगा फिर हम ये असाइनमेंट जो है आपको करना रहेगा, ठीक है। मैं ही ग्रुप असाइन करूंगा, मैं ही जो है आपको ये कौन कौन सी कंपनी किस किस को करना है वही बताऊंगा, उसको कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें लिखना है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आके प्रेजेंट करना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गया, अब हमारा एरिया आ गया भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अपन देखते हैं क्या क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखो, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट, दो टाइप का आपको दिखेगा, हर एक एनुअल रिटर्न में दो चीज दिखेगा, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट। ये होता क्या है कि जैसे मुझे बताओ, हीरो मोटर किस किस कंपनी खरीदा था, यूलर मोटर्स को खरीदा था, ठीक है। तो जब ये बैलेंस शीट पीएनएल बनाएगा, दोनों कंपनी को मिला के बनाएगा तो बोलेगा कंसोलिडेटेड, और जब सिर्फ हीरो मोटर की बात करेगा तो क्या बात करेगा, स्टैंड अलोन, ठीक है। तो हमको स्टैंड अलोन से ही मतलब है, हम स्टैंड अलोन का ही यहाँ पे देखेंगे समझेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है आपका, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ओवरऑल ये रिजल्ट्स दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है, फाइनेंस कॉस्ट और करंट टैक्सेस वगैरह कितना कितना, ये सब बता रहा है। देखो इंपॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑथराइज शेयर कैपिटल पता है ना सबको, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कितना है, 58 सॉरी 5.8 करोड़, ठीक है, 5.8 करोड़ है, डिवाइडेड इनटू 2.5 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू कितना, सिर्फ 2 रुपया, फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपया है, ठीक है। और हमने पढ़ा था क्या, फेस वैल्यू कितना हो सकता है, 10 या 10 से कम का फेस वैल्यू हो सकता है, और 2 रुपया जो है यहाँ पे ये रखा है, और प्रेफरेंस शेयर का जो प्राइस है वो कितना रखा है, 100 रखा, ठीक है। और क्या बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू 89095 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वर अलॉटेड, अलॉट किया है मतलब शेयर एप्लीकेशन हुआ है ना, और पैसा आया है, इतने लोग का अलॉट किया है, किस किस में, एक्सरसाइज ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मैंने बताया
जो भी एम्प्लॉयज होते हैं इनके कंपनी में, जो लोग काम करते हैं, उन्हीं को ये शेयर्स दिया हुआ है। कितने का? 89,000 का शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को ही दिया हुआ है। ठीक है, ये अपन पढ़े थे। ठीक है, फिर कैपेसिटी वगैरह की बात यहाँ पे मतलब नहीं है अपने को। बोर्ड्स रिपोर्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है? ये पूरा बोर्ड्स रिपोर्ट चलता रहेगा, ये बहुत बड़ा बोर्ड्स रिपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये देखो इसके जो भी कंपनी है सबके बारे में बता रहे हैं। एक अमेरिका इनकॉर्पोरेशन है, एक एचएम ऑटो लिमिटेड है, हीरो फिनकॉर्प है। मतलब जो भी आप गाड़ी खरीदते हो, अगर आप ईएमआई में खरीदना चाहते हो तो फाइनेंस कंपनी भी इन्होंने खुद का बना दिया कि भैया मेरे से ही आप जो है लोन भी करवाऊंगा, मैं ही लोन भी कर दूंगा। और यूलर मोटर्स। ठीक है, ये सब इसकी कंपनीज है। डायरेक्टर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी वो सब बता रहा है, मतलब नहीं है अभी। इंपॉर्टेंट एरिया, ये देखो देखो अब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब जानने लायक है, सैलरीज कितना दे रहे हैं ये लोगों के, जो डायरेक्टर्स वगैरह उनको सैलरीज कितना दे रहे हैं। जो मेन जो चेयरमैन है वो कितना है, 109 करोड़ रुपया पर एनम सैलरी है, जो मेन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। दिनोदिया साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका कितना है, 1.97 करोड़, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपया सैलरी है। ठीक है, और कौन कौन थे ये, रजनीश सर जो है इनको 56 लाख रुपया सैलरी दिया जा रहा है। ठीक है, लगभग महीने कितना हो गया, महीने कितना हो गया 56 लाख, मतलब महीने का 5, 4.5 के आसपास, 4.5 लाख रुपया करीब करीब सैलरी है इनका। कुछ नहीं करते हैं, ऐसे खाली बैठे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बहुत ज्यादा काम ऐसा नहीं है। ठीक है ये सब इनके सैलरीज है। ठीक है, तो ये सब सैलरीज आप अगर आपको भी चाहिए तो भैया इस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। और डिटेल बता रहा है, इनका एक्सपीरियंस वगैरह बता रहा है, मतलब नहीं है अभी। देखो बोर्ड मीटिंग कितने टाइम जो है मीटिंग्स हुआ है कंपनी में, मैंने बताया हर एक डिवीजन बोर्ड मीटिंग से ही होता है। ठीक है, बोर्ड जो है कितने बार मिला है भैया, 8 बार जो है बोर्ड मीटिंग्स हुआ है, सब में सभी लोग आए हैं बता रहा है। और कंपनी को जो भी डिसीजंस लिए हैं, ऑडिट कमेटी बता रहा है, ऑडिट के बारे में देखते हैं। इस कंपनी के ऑडिटर कौन है देखते हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन है इनके ये देखो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऊपर दिया है कि कहीं नहीं है यहाँ पे, वैसे तो ऑडिट फीस दिया हुआ है, कितना फीस दे रहे हैं इन लोग, 5 करोड़ रुपया। पूरे साल भर का ऑडिट फीस कितना है, 5 करोड़ रुपया। ठीक है, कौन है भाई ऑडिटर, आएगा वैसे। आगे वैसे ये सब काम का नहीं है अपने। क्या? नहीं, हीरो का मेरे पास कोई शेयर नहीं है। बहुत सारा रिपोर्ट्स है, ये सब अपने काम का नहीं है, अपने काम का जो है उस पे चलते हैं अपन। है मेरे पास कुछ, हीरो का नहीं है भाई। ये देखो अब आ गया कौन, ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, कौन है इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखो कौन है, डेलॉइट। ठीक है, डेलॉइट कंपनी जो है इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है। डेलॉइट के बारे में आप लोग शायद जान रहे होंगे, क्या होता है हमारे देश में ना, चार है, देश में ही नहीं वर्ल्ड में, बिग फोर। ठीक है, बिग फोर चार ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है जो ऐसे बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करते हैं। ठीक है, चार, बाकी तीन का नाम पता है क्या? ये तो एक हो गया, बिग फोर में डेलॉइट एक हो गया, बाकी तीन किसी को आइडिया?
नहीं, ठीक है। बाकी 3 बताता हूँ, डेलॉयट, फिर पीडब्ल्यूसी, फिर है आपका ई&वाई और फिर है केपीएमजी, ठीक है। एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो है उसका ये ख्वाब होता है कि ऐसे टाइप के कंपनी में ज्वाइन करे, काम करे, ठीक है। बहुत बड़ा टैग है, अगर आप ऐसे जगह पे कंसल्टिंग एरिया में काम करते हो, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन वर्क प्रेशर भी ऐसा ही होता है, लोग सुसाइड भी कर रहे हैं डेलॉयट डेलॉयट में काम करके, ठीक है। तो वो भी होता है। खैर, ऐसा कोई, सबका इंडिविजुअल है ना, कोई उतना प्रेशर को झेल पाता है, कोई नहीं झेल पाता है, बोलता है यार पंखा ही ठीक है, ठीक है। ये लो बैलेंस शीट आ गया है, देखो बैलेंस शीट, और यहाँ पे क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो ये अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। देखो एसेट से स्टार्ट किया, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट इसका अलग है, अपन जो पढ़े हैं, और थोड़ा सा इसका फॉर्मेट जो है अलग है। क्या क्या है देखो, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आपको पता ही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट ऑफ यूज एसेट्स, ये बता रहा है, अलग टाइप का कुछ एसेट बता रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स, आपने किस टाइप का लोन दिया है, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है उसी को फाइनेंशियल एसेट्स बोल रहा है। इनकम टैक्स एसेट्स, इनकम टैक्स एसेट्स क्या है, पढ़े हो आप लोग? हाँ, पहले से टैक्स देते हैं बेसिकली, डेफर्ड टैक्स एसेट पढ़े हो ना, वही इनकम टैक्स एसेट है, ठीक है। अपन तो पढ़े नहीं है डेफर्ड टैक्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स, और इक्विटी में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है कंपनी के ऊपर, कंपनी का जो लाइबिलिटीज है देखो कितना है, सिर्फ अदर अगर जाए फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में 143 करोड़, बहुत ज्यादा नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। 143, ये सब क्रोर्स में है ना, अमाउंट इन क्रोर्स, ठीक है। तो एसेट्स के हिसाब से लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, अपन डिस्कस किया था ना ये वाला चीज, एक कंपनी में लाइबिलिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भैया इस कंपनी में लाइबिलिटी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत कम है इनफैक्ट देखा जाए तो। और भी देखेंगे लाइबिलिटीज के बारे में, डिटेल में दिया रहेगा। फिर देखो ये आपका प्रॉफिट लॉस, सेम फॉर्मेट जो आप लोग पढ़े हो, ठीक है। इसमें देखो एम्प्लॉय ये कमा कितना रहा है, 41,000 करोड़ रुपया, और ये इसके खर्चे हैं। खर्चे में देखो मेन खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद दूसरा सैलरी, एम्प्लॉय लोग को कितना दे रहा है, 2,000, 2,500 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ रुपया सैलरी के नाम पे जा रहा है, ठीक है। और बाकी प्रॉफिट हो गया। फिर देखो ये अर्निंग पर शेयर दिख रहा है आपको, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि भैया ये टोटल इतना पैसा कंपनी ने कमाया, ठीक है। जिसके पास एक शेयर है वो कितना कमाया, 230 रुपए कमाया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जो नेट प्रॉफिट्स है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आएगा अर्निंग पर शेयर, एक शेयर ने कितना पैसा कमाया। तो एक शेयर कितना पैसा कमाया, 230 रुपया। आपके पास 100 शेयर हो गए तो 100 शेयर हो गए तो 23,000 रुपये आप कमा ली, 1,000 शेयर हो गए तो 2.5 लाख के आसपास, और 10,000 शेयर हो गए तो, है ना, 20 लाख, 20 लाख के आसपास आपका पैसा जो है आपको मिलेगा। मतलब ये 4,500 करोड़ जो कमाया है, उसमें से 20 लाख आप ही का हो गया, ठीक है, 10,000 शेयर्स अगर आपके पास होंगे तो इस तरीके से देखा जाता है। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, बुक 3 में अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ, नीचे मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, ठीक है, नोट्स टू, हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स आएगा नहीं, देखो देखो, दी नोट्स रिफर्ड टू द अबव फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैंडअलोन। अभी ये पेज नंबर 1 से पूरा, नोट नंबर 1 से 45 नीचे नोट्स है, ठीक है, तो वो नोट्स में आएगा वो। ये आपका पी&एल हो गया खत्म, एक पेज का पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अब ये यहाँ पे नोट्स चालू हो गए, देखो शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी कितना कितना है, क्या बता रहा है ये, देखो ऑपरेटिंग साइकिल पढ़े हो आप लोग, ऑपरेटिंग कंपनी का ऑपरेटिंग, पढ़ के बताओ कितना है कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल, पढ़ के बताओ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, लेस देन 12 मंथ्स है, ठीक है। कंपनी को पैसा लगाने, पैसा जितना लगाया रहता है मटेरियल पे, और जितना एक गाड़ी को बेचता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम है। अच्छी बात है खराब बात है, अच्छी बात है भाई, तुरंत तुरंत गाड़ी
बिक रहा है फिर। ठीक है, तो मुझे बताओ नियम क्या पढ़े आप लोग, 1 साल से कम अगर ऑपरेटिंग साइकिल रहता है तो ऑपरेटिंग साइकिल कितना मानना है, कितना मानना है, 12 मंथ्स मानना है। 1 साल से कम है तो ऑपरेटिंग साइकिल भी 12 मंथ्स मानना है। ये आ गया नोट्स, आपका बहुत सारा नोट्स आ गया यहाँ पे, अलग अलग हर चीज के बारे में नोट दिया हुआ है, टेंजिबल इनटेंजिबल इन्वेंट्री प्रोविजंस। ठीक है, ये देखो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, कितने इसके पास प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है देखते हैं एक बार। देखो कितने हैं, 11,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है कंपनी के पास। 11,000 करोड़ के टोटल एसेट, जिसमें लैंड है, बिल्डिंग्स है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर विक्चर व्हीकल ऑफिस इक्विपमेंट और डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। सबसे ज्यादा क्या है आपके पास, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है 8,000 करोड़ है, और बिल्डिंग्स है 31,000 करोड़ का बिल्डिंग्स है कंपनी के पास। ठीक है, 11,000 करोड़ के टेंजेबल एसेट्स है, और इनटेंजेबल एसेट्स कितने हैं, अराउंड 4700 करोड़ का इनटेंजिबल एसेट्स है, मतलब पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स, ये सब जो होते हैं वो है कंपनी के पास। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और बाकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी कुछ कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग बन रहा होगा, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। राइट ऑफ यूज एसेट छोड़ दो इसको। सर पेटेंट वो बेचेगा ही नहीं कभी, नहीं बेचेगा, पेटेंट नहीं बेचेगा। पेटेंट अगर आप वही चीज यूज करना चाहते हो तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मैं शायद पिछले साल ही बताया था, जैसे कार्स होते हैं, अपने कार में जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट जो है वो एक कंपनी का डिजाइन है, समझ आ रहा है। जो कंपनी क्या है आपका, वोक्सवैगन जो है ना, वोक्सवैगन जो है उसने ये डिजाइन किया कि सेफ्टी फीचर है, वो कंपनी चाहो तो उस पर्टिकुलर डिजाइन का पेटेंट करवा सकता था। ठीक है, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि पेटेंट करवा लेता तो लोगों को अगर वो डिजाइन देना पड़ता, हर कार में अगर सीट बेल्ट लगाना रहता तो उसका पैसा किसको देना पड़ता, वोक्सवैगन को देना पड़ता। समझ आ रहा है, इसीलिए बोले कि हम पेटेंट नहीं करवाएंगे। बात समझ आ रहा है, हाँ। तो पेटेंट का वर्क कैसे होता है कि अगर आपके नाम पे कोई पेटेंट है, जैसे मान के चलो मैं कोई किताब छाप दिया, मेरे किताब को कोई यूज करना चाहता है तो मैं उसको बोलूंगा भैया पैसे दे, फिर तू यूज कर, तू पैसे दे मेरे को। तो वही है सेम चीज, मेरे डिजाइन को आप यूज करना चाहते हो, मेरे सिस्टम को आप यूज करना चाहते हो तो उसका पैसा मेरे को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज पेटेंट। बेचते नहीं है कभी भी, बेचना है कंपनी बंद करना है तो बेचते हैं। ठीक है, बाकी ये सब इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी के, छोड़ो ये सब इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ो। अदर एसेट्स, प्रीपेड वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल, देखो इसका ट्रेड रिसीवेबल कितना है, देखो कंसिडर्ड गुड अनसेक्योर्ड, 3600 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है। मतलब जितने भी गाड़ी बेचता है सब उधारी में, जितना 3600 करोड़ का उधारी में बेचा है। ठीक है, इन्वेंट्री, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, मतलब भाई सिक्योर्ड मतलब कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है, अनसिक्योर्ड मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो गुड लिखा है, गुड मतलब, अच्छा, गुड मतलब डेटर्स गुड है, बैड डेट नहीं है भाई, गुड है, पैसा रियलाइज होगा, प्रोविजन भी किया हो सकता है। ठीक है, और क्या है कंपनी के इसमें, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप। ठीक है, शेयर कैपिटल मुझे बताओ 50 जाएगा बैलेंस शीट में कि 40 जाएगा बैलेंस शीट में, 40 जाएगा बैलेंस शीट में, वेरी गुड। ठीक है, पिछले साल देखो 39.98 था, अभी 40 हुआ, मतलब कैसे, क्या हुआ होगा, कैसे, कैसे, कंपनी खरीदा कि कंपनी बेचा शेयर, कंपनी शेयर बेचा भाई, लोग खरीदे। ठीक है, अलॉटमेंट हुआ है, फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है 0.28 शेयर्स का। ये देखो नंबर ऑफ शेयर, सबसे ज्यादा शेयर्स कौन रखा है वो बता रहा है। ठीक है, 4 करोड़ शेयर्स है, किसके पास है, बहादुर चंद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पता नहीं कौन है बहादुर, बहुत बहादुर है। ठीक है, और क्या है, रिजर्व्स देखो, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह दिया हुआ है। डेफर टैक्स मतलब नहीं है अपने को,
ये देखो लाइबिलिटीज देखो क्या है, बहुत कम है। जैसे क्रेडिटर्स है, कैपिटल क्रेडिटर्स कितना है 143, और करंट में भी वही है। अदर लाइबिलिटीज स्टैट्यूटरी ड्यूज, कंपनी में कोई डेट ही नहीं है यार। अच्छा है कि बुरा है? कंपनी में लगभग डेट नहीं है, सिर्फ कैपिटल क्रेडिटर्स है, मतलब जो भी बिल्डिंग वगैरह खरीदे हैं उसका पैसा आपको देना है, वो भी 143 करोड़ रुपया। कंपनी कोई डेट ही नहीं है, बढ़िया कंपनी है। तो बढ़िया है नहीं है? ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज में कैपिटल क्रेडिटर्स और ये सब। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड अदर क्रेडिटर्स में। अनक्लेम डिविडेंड याद है ना सबको, क्या होता है ये? जो डिविडेंड देने का प्रोसीजर कितने स्टेप में होता है बताओ? काम 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है? प्रपोजल, दूसरा अप्रूवल या एक्सेप्टेंस, और तीसरा पेमेंट। ठीक है, तो जो पैसा अभी पेमेंट नहीं हुआ है वो है यहाँ पे अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड मतलब डिविडेंड देने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर को पैसा लेना है वो ही नहीं आया, वो गायब है। वो अनक्लेम्ड, अनपेड नहीं है, ये अनक्लेम्ड है। लगभग दोनों का मतलब यही है। ठीक है, अनपेड और अनक्लेम्ड लगभग मतलब सेम है, लेकिन अनक्लेम्ड मतलब हम पैसे देने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन अगला जो है वो आया ही नहीं पैसा लेने के लिए। दैट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है। और तो कुछ है नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया। देखो इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी ही नहीं है, तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है। अदर एक्सपेंसेस टूल्स वगैरह बता रहा है। और कुछ है इसमें? ये देखो आ गया आपका कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट। कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्साइज एंड अदर मैटर्स 0। इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, कंपनी के अगेंस्ट में इनकम टैक्स से कुछ डिमांड्स वगैरह आए होंगे जिसका अभी केस चल रहा होगा, तो 182 करोड़ रुपए का कुछ जो है केसेस चल रहे होंगे कंपनी के अगेंस्ट में, तो उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी में दिखाया हुआ है। कंटिजेंट लाइबिलिटी देखो, ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स हैज डिसअलाउड द सर्टेन प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब बता रहा है। ठीक है, वो बता रहा है देना हो सकता है, देना रहेगा तो दे देंगे। और क्या है? रिलेटेड पार्टी मतलब नहीं है। एक जगह था जहाँ पे शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो लोग अप्रूवल प्रपोजल करते हैं डिविडेंड का, वो भी मेंशन था इसमें। ठीक है, बाकी और तो कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, ये फिर से आ गया कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट आ गया। ठीक है, तो कंसोलिडेट अपने को नहीं पढ़ना, सिर्फ स्टैंड अलोन ही पढ़ना अपने को। ठीक है, तो अपन, आप समझ पा रहे हो ना एक एनुअल रिपोर्ट को कैसे स्टडी करना है? वैसे तो बहुत ज्यादा अपन डिटेल में स्टडी नहीं किया, लेकिन जितने पॉइंट्स मैं आपको बोला हूं उनको आपको रीड करना है। ठीक है, और जैसे अपना चैप्टर रेशियोज का चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा और आप डिटेल में इसको एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से करके आपको बताऊंगा एक कंपनी का, यही कंपनी का दोबारा अपन आएंगे, विजिट करेंगे, उसके बाद आप लोग करोगे। ठीक है, तो मुझे बताओ आप लोग इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में क्या क्या चीज जाने हो आज? बोलो, क्या क्या चीज जाने हो भाई इस कंपनी के बारे में बताओ। है, विजन और मिशन जाने हो, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जाने हो, कौन कौन डायरेक्टर? परफॉर्मेंस, कितना पैसा कमाता है कंपनी, रेवेन्यू कितना है? 40,000 करोड़ है। और प्रॉफिट कितना है? 4 साढ़े 4 हजार करोड़ है ना? मार्केट शेयर कितना है कंपनी का? 29.5% का मार्केट शेयर है। और मोटरसाइकिल में मार्केट शेयर कितना है? 42% के आसपास है। ठीक है, और क्या जाने भाई? लाइबिलिटी है क्या कंपनी में? डेट, नो डेट कंपनी है। जैसे रॉयल एनफील्ड बताया था मैं आप लोग को, नो डेट, ये भी लगभग नो डेट कंपनी है। ठीक है। ठीक है, इंटरेस्ट भी बिल्कुल लगभग नहीं है। एम्प्लॉय का सैलरी कितना है? 2,500 करोड़ है। आप एक बार जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करने की कोशिश करो, 2,500 करोड़ रुपए आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, उससे कितना बिजनेस ले ले रहे हो उनसे? कितना रेवेन्यू कमा रहा है कंपनी? 40,000। कितने टाइम्स पैसा कमा रहा है? कैलकुलेट करो, 40,000 डिवाइड बाय 2,500 करो।
कितना आ रहा है? कैलकुलेटर कर रहे हैं। 16 टाइम्स। समझ में आ रहा है? 2,500 करोड़ रुपए देके 40-41,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशियो एनालिसिस करना है, हर एक खर्चा मेरा रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये करना होता है। समझ आ रहा है? और क्या जाने कंपनी के बारे में, और कुछ जाने आप लोग? कोई सा कंपनी खरीदा था ये अभी रिसेंटली? यूलर मोटर्स को खरीदा है। अच्छा, और एक पॉइंट मिस हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में था। जो आप कंपनी जान रहे हो एथर, एथर नाम से जो कंपनी जान रहे हो, है ना, एथर ईवी, उसमें 40% शेयर इसी का है। ठीक है, तो लगभग जो एथर जो कंपनी है वो हीरो की ही कंपनी, 40% ओनरशिप हीरो का है। ठीक है, एथर लिमिटेड, एथर की जो गाड़ी आती है ईवी, तो ये एथर को भी एक्वायर किया है, यूलर को भी एक्वायर किया है, हार्ली डेविडसन से कोलैबोरेशन कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इतना कुछ ये काम कर रहा है। समझ आ रहा है? और ईपीएस कितना था, एक शेयर कितना पैसा कमाता है हीरो का? 230 रुपया। हाँ बोलो। यस, लेकिन 40% से मतलब आप फिर भी ओनर ही तो हो, ओनर तो हो आपका। क्या मतलब, क्या कह सकते हैं, मेजोरिटी नहीं है लेकिन आप ओनरशिप तो हो। ठीक है, क्योंकि बाकी 60% जो है वो भी अलग अलग लोगों के पास होगा। ठीक है, आपका बात बिल्कुल ठीक है। ओनरशिप चाहिए तो 51% मिनिमम। हो गया क्या? हाँ, वही रख दो। ठीक है दीक्षा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सब बड़े, एक बार अपन लास्ट एक चीज देख लेते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना है। शेयर प्राइस कितना है देखते हैं, चलो। हीरो मोटोकॉप 5,000 देख लेते हैं एक बार। हीरो मोटोकॉप, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, हो रहा है। करंट प्राइस 5,000 रुपए का इसका करंट प्राइस है। ठीक है, तो लोग सुनो, ध्यान से, ध्यान सुनना। एक शेयर कितने का आ रहा है? 5,000 रुपए का। और कमा के कितना दे रहा है एक शेयर? कितने रुपए दे रहा है? एक शेयर कितना कमा रहा है? 230 रुपए कमा रहा है। तो लोग जो है 230 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा देने के लिए बैठे हैं? समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, कंपनी का शेयर का डिमांड ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। लोग एकदम भागे भागे फिर रहे हैं, भैया इस कंपनी की शेयर बस मिल जाए। 5,000 देने को तैयार है, 230 रुपए कमाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब 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 इस तरीके से कंपनी ऐसा काम करता है, जहां पे लोग जो है उसका शेयर परचेज करने जाएंगे, तो धीरे धीरे करके इसका प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जो व्यक्ति 5,000 रुपए में खरीदा होगा, उसका प्राइस जाके 8,000 रुपया हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करते रहेगा, ईपीएस बढ़ते रहेगा, तो लोगों को लगेगा नहीं बहुत अच्छी कंपनी है और खरीदेंगे। तो फिर क्या करेगा ये 5,000 वाला व्यक्ति, क्या करेगा, 8,000 में बेच देगा, 3,000 का प्रॉफिट कमा लिया, और 230 रुपया पर शेयर भी कमा लिया। समझ आ रहा है? इस तरीके से जो है इन्वेस्टर काम करता है। इन्वेस्टर कभी वो 230 रुपए के लिए नहीं बैठता है। समझ आ रहा है? इन्वेस्टर कभी 230 रुपए के लिए नहीं बैठता है। इन्वेस्टर देखता है कि मेरा इसका प्राइस जो है वो कितना जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, 5,000 रुपया जो आज है वो कितना जल्दी 10,000 पहुंचेगा और मैं बाहर बेच के वापस घर जाऊं। डिपेंड करता है, चार्ट इसका देखेंगे तो समझ में आएगा। खैर, एक मिनट देख लो, 5 इयर्स का चार्ट एक बार देख लेते चलो।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया, आपके असाइनमेंट में क्या क्या की पॉइंट्स आपने लिख लिया है ना, शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हाँ, मार्केट कैप मतलब होता है शेयर प्राइस, जो कि 5,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। थोड़ा नेट बहुत तेज चल रहा है। भाई थोड़ा सा घर जाना है इन लोगों को। सर, ये देखो 5 इयर्स का देखते हैं प्राइस जो है हीरो मोटोकॉर्प लास्ट 5 इयर्स। देखो 2022 में कितना था इसका शेयर प्राइस, 2400 रुपया। कितना था, लगभग 2400 रुपया था। ठीक है, और आज कितना है, 5,000 रुपया, 5 साल में। ठीक है, और कितना गया है, 6,000 भी हाईएस्ट गया, कब, अभी इसी साल में गया है। पिछले साल भी हाईएस्ट गया है 6,000 के आसपास। तो जो व्यक्ति इधर खरीदा होगा उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, डबल हो गया उसका शेयर प्राइस। 100 शेयर खरीदा होगा अगर, है ना, 100 शेयर अगर खरीदा 2,500 रुपए में, 100 शेयर उसको बेच दिया तो 5,000 का हो गया उसका वैल्यू, है ना, 5,000 का फायदा हो गया, सीधा सीधा डबल हो गया। ठीक है, और शेयर जो डिविडेंड है वो अलग। ठीक है, बात समझ आ रहा है, इस तरीके से इन्वेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करना, इन्वेस्टिंग बोलते हैं इसको, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का शेयर खरीद के रखे रहते हो। क्लियर है बात, सभी समझ में आ रहा है। तो अपन अभी कल से जो है अपन ये टॉपिक जो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 थोड़ा सा बेसिक थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेंगे, और चैप्टर 3 जो है कॉमन साइज कंपैरेटिव, वो भी अपन परसों में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रेशियोज और थ्योरी अपना कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, सभी लोग प्लीज छुट्टी वगैरह मत लो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी वगैरह अपन पढ़ने वाले हैं, कुछ एक्टिविटी भी करने वाले हैं थ्योरी क्लासेस में, तो प्लीज प्लीज, है ना, उसको मिस मत करो। यस, दे रहा हूँ। चलो।